हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो अपना सेकंड मॉडल पेपर चालू कर दिया है, क्योंकि मॉडल पेपर फर्स्ट जो है वो करवा दिया है। सेकंड मॉडल पेपर है, ये स्पेशली आरओईओ के लिए है। किसके लिए है? आरओईओ के लिए है। ठीक है। और यदि आप 40 क्वेश्चन निकाल देते हो, 40 क्वेश्चन निकाल देते हो, ये किसके? नगर पालिका अधिनियम के, नगर पालिका जो एक्ट है उस 2009 के, उसके निकाल देते हो, तो बाकी के जो अपने बचेंगे कितने? 80 क्वेश्चन। वो 80 क्वेश्चन आपके आरएस पीटी के काम में आएंगे। आरएस जो पीटी है उसके काम में आएंगे। ठीक है। तो ये जो अपना सेकंड पेपर है वो देखते हैं अपन। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य जो है उनके राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार जो है वो करेगी, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करेगी। का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो इसका प्रावधान जो है वो कहां से लिया गया है? तो राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। वो प्रावधान कहां से लिया गया है? हमने कनाडा से लिया है। कहां से लिया गया है? राज्यपाल का पद की बात करते हैं तो वो गवर्नर का पद जो है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही मिलान नहीं है? तो कौन सा सही मिलान नहीं है? नहीं है अपने को देखना है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। सत्य बात है, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन जो था वो राम राज्य की संकल्पना किया था। राम जो राज्य था, राम राज्य, उसकी संकल्पना किसने की थी? गांधी जी ने की थी। किसने की थी? गांधी जी ने जो राम राज्य की संकल्पना की थी, उस संकल्पना का ही एक ये परिणाम था। आगे अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये मैंने बताया था कि एकमात्र गोवा राज्य है जिसके अंदर समान नागरिक संहिता है, सभी को बराबर अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 48 के अंदर कृषि और पशुपालन के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है ये आपका 51 नंबर में आ जाएगा। 50 नंबर में जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसका पृथक्करण के बारे में बात की गई है। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के एक मात्र सीएम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री बने थे। क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री बने थे। तो उप मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास तो नहीं बने थे उस टाइम पे, हरदेव जोशी भी नहीं बने थे, टीकाराम जी पालीवाल हैं, पहले सीएम बने थे, उसके बाद डिप्टी सीएम बने थे। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है। आगे आता है पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान का है ये, राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का है। में ग्राम पंचायत का गठन किस धारा में किया गया है? ग्राम पंचायत का गठन की बात करते हैं तो धारा 9 के अंदर किया गया है। किस धारा में किया गया है? 9 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। अगला है 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान नहीं करता। किसके आरक्षण का प्रावधान जो है वो नहीं करेगा? ठीक है। तो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान करेगा, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करेगा, महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करेगा। पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है उसका प्रावधान नहीं करता। पिछड़े जो वर्ग हैं उसका प्रावधान नहीं करता, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता। ठीक है दोस्तों, क्या है कि अब जो ये पेपर आपके पेपर सेट बनाने पड़ रहे हैं, तो आपको पता है यार यूपीएससी पीटी भी आ रहा है, तो इसके लिए एक पेपर सेट बनाने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे चाहिए होते हैं। तो आप लोगों का भी ये है कि भी कंटिन्यू अच्छी तैयारी करें, आप लोग भी लगातार लगे रहे हमारे साथ, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट दोनों का मिलकर बहुत अच्छा आता है। अगला आता है कि आरपीएससी, आरपीएससी की महिला सदस्य, यूपीएससी की जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कि सदस्य रही, तो कौन रही है? ठीक है। तो श्रीमती कांता खतूरिया रही है, श्रीमती कांता खतूरिया भी रही है, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा भी रही है। आगे दोनों सही हैं। क्या है? दोनों आपके ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग जो है उसके कार्य क्षेत्र में सभी मानव अधिकार आते हैं जो इसमें शामिल हैं। पहला, नागरिक राजनीतिक अधिकार आएंगे, राजनीतिक और नागरिक अधिकार आएंगे। आर्थिक अधिकार भी इसके अंदर आता है, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसके अंदर आता है, उपरोक्त सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 का, निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत होने पर लोकायुक्त, लोकायुक्त राजस्थान जांच नहीं कर सकता? राजस्थान का जो लोकायुक्त है वो किन पदाधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं कर सकता शिकायत के लिए? प्रधान और उप प्रधान, ये आपको पता है पंचायत समिति के अंदर बनते हैं।
आगे पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं, मेंबर जिनको बोला जाता है, वो पंच और सरपंच, पंच और सरपंच जो हैं उनके खिलाफ वो जांच नहीं करते, बाकी सभी के खिलाफ वो जांच करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है केंद्रीय उपभोक्ता, क्या आता है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदनाम है। केंद्रीय उपभोक्ता की बात करते हैं, प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है उसका पदनाम के बारे में पूछा है। महानिदेशक उनको नहीं बोलते, सभापति उनको नहीं बोलते, मुख्य जो आयुक्त होता है वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मुख्य आयुक्त बोला जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर का कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पे है? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय की बात करते हैं तो वो कहां पे है? बंबई के अंदर है। कहां पे है? बंबई के अंदर है। आपका करेक्ट आंसर जो है वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त के बाद में क्या हुआ था कि इसके 14 दिन बाद में, 14 दिन बाद में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, इसके 14 दिन बाद में 15 और 14 29 अगस्त, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो चुका था। ठीक है, तो आपका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर का कि संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था? आगे बात आती है गांधी जी और जिन्ना। जिन्ना और गांधी जी एक्चुअली संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे, सदस्य नहीं थे, ये सदस्य नहीं थे क्योंकि ये अपने आप को सीनियर लोग मानते थे और वास्तव में उस जमाने के सीनियर लोग थे। तो ये फादर ऑफ पाकिस्तान थे, ये फादर ऑफ इंडिया थे, तो ये सदस्य नहीं थे। आगे जयनारायण व्यास और तेज बहादुर स्प्रू जो हैं, इन दोनों ने त्याग पत्र दिया था। त्याग पत्र की बात करते हैं तो किन किन ने दिया था? जयनारायण व्यास और तेज बहादुर स्प्रू ने दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना में, विधानसभाओं की संरचना में संख्या है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की जो संरचना बनती है उसमें कितनी संख्या, कितने सदस्य होने चाहिए? ये मुख्यमंत्री सीएम सहित होते हैं, सीएम सहित होते हैं। ठीक है, सीएम सहित होते हैं। इसमें न्यूनतम 60 सदस्य होंगे और अधिकतम 500 सदस्य होंगे। ये न्यूनतम कितने होंगे? 60 सदस्य होंगे और अधिकतम 500 सदस्य होंगे। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मंत्री न्यूनतम कितने बन सकते हैं? 12 मंत्री बन सकते हैं। 12 मंत्री न्यूनतम होंगे। ये क्या होंगे? न्यूनतम होंगे। ठीक है, न्यूनतम जब बात करते हैं तो 12 लोग जो हैं मंत्री बनेंगे। अधिकतम की बात करते हैं तो ये जो अपनी विधानसभा होती है इसका 15% अधिकतम मंत्री होते हैं, जिसमें सीएम इंक्लूड होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कुछ विधानसभा सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर भी चुने जाते हैं? आपको पता है राजस्थान के अंदर सारे के सारे 200 सदस्य हैं और 200 के 200 प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और कुछ जगह अप्रत्यक्ष तौर पे भी चुने जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष तौर पे कहां चुने जाएंगे? सिक्किम के अंदर चुने जाएंगे, नागालैंड के अंदर चुने जाएंगे, केवल एक और 2। तो आपका जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में, नागालैंड के अंदर क्या होता है, कुछ विधानसभा सदस्य जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? अप्रत्यक्ष तौर पे चुने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अपना, जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? वर्तमान की बात कर रहे हैं कि कितनी सीटें हैं। तो पहले आपको पता था इसके अंदर 87 सीटें थी, अब 3 सीटें और बढ़ा दी गई, तो कितनी कर दी गई? 90 सीटें कर दी गई। जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, दोनों को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को काट के, तो उसमें क्या कर दिया गया? 90 सीटें कर दी गई। कितनी कर दी गई? 90 सीटें कर दी गई। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हो सकता है। मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म कहां हुआ था? मोहनलाल सुखाड़िया का जो जन्म है वो कहां हुआ था? तो मोहनलाल सुखाड़िया जो है राजस्थान के निर्माता, आधुनिक निर्माता, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले थे। तो इनका जन्म कहां हुआ था? झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला है, राजस्थान के कौन सा मुख्यमंत्री कभी राज्यपाल नहीं बने? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है राज्यपाल बने हैं। जैसे मान लो आपका जो बजट आया है 2023-24 का, तो इस बजट के अंदर, इस जैसे ही बजट कंप्लीट हुआ तो क्या कर दिया गया है ना, तो जैसे ही बजट आपका कंप्लीट हुआ तो उसके बाद भी राजस्थान के अंदर एक जो है उनको राज्यपाल बना दिया गया। ठीक है, तो राज्यपाल नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी हॉट होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है। राजस्थान के कितने लोग राज्यपाल रह चुके हैं अभी तक, वो सारी चीजें देखनी है। टीकाराम पालीवाल और वसुंधरा राजे, टीकाराम पालीवाल भी नहीं रहे कभी, वसुंधरा राजे भी कभी राज्यपाल नहीं रहे। जयनारायण व्यास और बरकतुल्ला खान, ये भी कभी राज्यपाल नहीं बने थे। भैरव सिंह शेखावत भी नहीं बने, अशोक गहलोत भी नहीं बने,
तो उपरोक्त सभी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। 6 लोग ऐसे हैं जो कभी राज्यपाल नहीं बने सीएम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्यपाल वायुसेना प्रमुख रहे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो एयर चीफ मार्शल कौन से राज्यपाल रहे हैं। सुखदेव प्रसाद नहीं रहे, ओम प्रकाश जी मेहरा, ओम प्रकाश जी मेहरा हैं, ये एयरफोर्स जो है एयरफोर्स चीफ रहे हैं, एयरफोर्स चीफ रहे हैं, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन अपना कि कौन कौन राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। राज्यपाल जो है लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम स्पीकर में आता है, किसका आता है, श्री बल्लीराम जी भगत का आता है, श्री सरदार सरदार हुक्म सिंह का आता है और श्री शिवराज पाटिल का आता है। तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तीनों के तीनों। बल्लीराम भगत भी रहे हैं, सरदार हुक्म सिंह भी रहे हैं और शिवराज पाटिल भी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना कि संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल को कब जोड़ा गया था। तो 10वीं जो अनुसूची थी, मूल संविधान था उसमें कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। 9वीं जो अनुसूची वो कब जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर, स्टार्टिंग में ही इसको जोड़ दिया गया था। ये कब जोड़ी गई थी, ये 52वें के अंदर जोड़ी गई थी 1985 में। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर थी। जो 10वीं अनुसूची है जो दल बदल के लिए जानी जाती है, उसको जोड़ा गया था, ठीक है। दल बदल 1/3 सदस्य यदि पार्टी के मिलकर कर रहे हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा, इसमें ये छूट भी दी गई है। नगर पालिका नगरीय निकाय 74वें संविधान संशोधन 1992 में कुल कितने विषय हैं। तो यदि ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की, ठीक है, यदि पंचायत स्तर की बात करते हैं तो पंचायत स्तर पे कितने हैं, 29 विषय हैं। और यदि शहरी निकाय की बात करते हैं तो इसमें 18 विषय हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के क्या क्या नाम दिए। कर्नल जेम्स टोड है ना, उन्होंने राजस्थान के, एक तो राजस्थान नाम ही दिया था आपको पता ही है, दूसरा रजवाड़ा भी उन्होंने बोला था, राजस्थान भी बोला था, रायथान भी बोला था। क्या बोला था, रायथान जिसको बोला जाता है, रायथान भी बोला था। तो उपरोक्त सभी नाम किसने दिए थे, कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। घोड़े वाले बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। राजस्थान एकीकरण कितने समय में हुआ था, राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा था, में कितना समय लगा था। तो राजस्थान एकीकरण की बात करते हैं तो इसके अंदर कितना समय लगा था, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। कब कितने लगे थे, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और देश के एकीकरण की बात करते हैं या संविधान की बात करते हैं, संविधान कितने दिन में लिखा गया था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंदर संविधान लिखा गया था। ये दोनों चीजें पूछी जा सकती है, काफी अच्छा है। आभासी रेखा कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। देखिए रेखाएं, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा नीचे वाली हो गई और ये विषुवत रेखा बीच वाली हो गई, ठीक है। तो ये कहां से गुजरती है, राजस्थान के, देश के तो मध्य से गुजरती है आपको पता ही है। तो राजस्थान के गलियाकोट के बिल्कुल ऊपर से गुजरती है, गलियाकोट के बिल्कुल ऊपर से गुजरती हुई मानते हैं आभासी रेखा है ये, ठीक है। डूंगरपुर से निकलती है, बांसवाड़ा से निकलती है, तो सभी से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है तारक बालुका स्तूप राजस्थान में कहां कहां पाए जाते हैं, तारा टाइप में। इस टाइप के जो स्टार बालुका स्तूप है वो राजस्थान के अंदर कहां कहां पाए जाते हैं। तो मोहनगढ़ पाए जाते हैं, पोखरण में पाए जाते हैं, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। तो मोहनगढ़ में पाए जाते हैं, पोखरण में, सूरतगढ़ में। झुंझुनू के अंदर नहीं पाए जाते, झुंझुनू में नहीं पाए जाते। तो आपका करेक्ट आंसर 1, 2 और 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफी अच्छा आपका पेपर सेट किया है, ऑप्शन भी काफी अच्छे टाइप से लेके आए हैं ताकि आप लोगों के कभी आगे जाके आने वाले समय में कंफ्यूज वगैरह ना हो। आगे है गोरम जी और मायर जी की पहाड़ियां। गोरम जी और मायर जी की पहाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कौन से जिले में स्थित हैं। तो गोरम जी और मायर जी की पहाड़ियां जो हैं वो अजमेर के अंदर स्थित हैं। कहां पे है, अजमेर के अंदर स्थित हैं। अगला है 56 की पहाड़ियां हैं। 56 की पहाड़ियों की बात करते हैं कि 56 की पहाड़ियां हैं वो राजस्थान में कहां पे हैं। तो 56 की पहाड़ियां जो हैं वो बाड़मेर के अंदर है। 56 की पहाड़ियों की बात करते हैं बाड़मेर में। 56 के मैदान की बात करेंगे तो वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है, ठीक है। अगला है खेराड़ क्षेत्र। खेराड़ क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र बिजोलिया और देवली के बीच में है, मालपुरा और टोंक के बीच में माल खेराड़ है, माल खेराड़ है।
ठीक है। मालखेराड़ ये कहाँ का पड़ता है, लगभग भीलवाड़ा का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ बिजोलिया और देवली के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको खेराड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खेराड़ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की पहाड़ियों की आकृति घोड़े के नाड़ जैसी है, कि ये जो जैसे घोड़ा होता है उसके नाड़ जैसी होती है। ठीक है, तो नाड़ मतलब इस टाइप की आकृति कहाँ पे है, उसकी गर्दन जैसी आकृति कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, रामगढ़ बारा में, झालरापाटन, कोटा और बूंदी में। तो कहाँ पे है, झालरा, ये जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़ बारा के अंदर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, देश का सुनियोजित तरीके से बसा गांव, देश का पहला गांव ऐसा है, पहला गांव है ये, कौन सा है, पहला गांव है जो सुनियोजित तरीके से बसा हुआ है, इसको बोला जाता है 3C छोटी गांव। 3C छोटी गांव जो है वो देश का पहला सुनियोजित बसा हुआ गांव है। अगला है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में कौन सी वर्षा होती है, कहां पे होती है, शीत ऋतु में माउट होती है, जिसको माउट बोला जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, या पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, भूमध्य सागर से ये वर्षा लेके आती है, जाते हुए मानसून से वर्षा होती है, काफी नाम है इसके। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार की बात करते हैं तो जैसे ये अपना साउथ इंडिया का पार्ट है, तो ये अपना बंगाल का मानते हैं, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उत्तरी सरकार तट बोलेंगे। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला कोरोमंडल तट, और ये आंध्र के अंदर बचा हुआ तट कौन सा हो जाएगा, आंध्रा तट भी बोलते हैं इसको, विशाखापट्टनम तट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्षा कैसे होगी, क्योंकि ये भूमध्य सागर से उठ के आती हैं, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया से टकराती हैं, वापस इस साइड में, क्योंकि जैसी आती हैं वैसी जाती भी है ना, तो इस साइड में इनकी डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे पूर्वी घाट से टकराकर क्या होती है, यहाँ पे वर्षा हो जाती है। तो कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और आंध्र तट सभी के ऊपर इसकी बरसात होगी। आगे है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक क्षेत्र राज्य का आता है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा आता है। देखिए BWHW, ये जैसे मान लो ये अपना राजस्थान लेते हैं, ठीक है, तो इस जो क्षेत्र के अंदर कौन सी आ जाएगी, BWHW आ जाएगी। ये जो पूरा क्षेत्र बच गया इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, BSHW आ जाएगी। ये जो CWG और ये जो थोड़ा साउथ का क्षेत्र बच गया इसके अंदर ये आ जाएगी, और पूर्व की साइड के अंदर कौन सा आ जाएगा, CWG आ जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, BSHW जो है वो सबसे ज्यादा जलवायु राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की मेमू कोच फैक्ट्री कहां लगेगी, ये दूसरी है। पहली तो आपको पता था कहां पे है, भरतपुर के अंदर है। कब चालू हो गई थी, 2008 के अंदर चालू हो गई थी। दूसरी की बात करते हैं तो वो अब्रक सिटी में लगेगी। अब्रक सिटी भी बोला जाता है ना, अब्रक सिटी किसको बोला जाता है, भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, वस्त्र नगरी। अब्रक की ईंटें बनाने का कारखाना भी यहीं पे है, तो क्या हो जाएगा, अपना जो भीलवाड़ा जो है वहां पे क्या बन रहा है, जो मेमू कोच फैक्ट्री जो है, मेमू कोच बनेंगे वो कहां पे बनेंगे, भीलवाड़ा में बनेंगे। अगला है कि राजस्थान के निर्यात में प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान पे क्या आ जाएगा, इंजीनियरिंग गुड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, इंजीनियरिंग गुड्स आ जाएंगे। ये लगभग 20% के आसपास होती हैं। फिर हस्तशिल्प ये लगभग 12% के आसपास होती हैं। कपड़ा है ये 9% के आसपास होता है। धातु जो है ये 7% के आसपास निर्यात हम लोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स, सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो हस्तशिल्प, तीसरे पे कपड़ा और चौथे पे धातु जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, मैत्री सेतु किसको जोड़ता है। मैत्री सेतु जो है वो किसको जोड़ता है, तो वो किसको जोड़ता है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के जो बीच के अंदर है उसको बोला जाता है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु किसको जोड़ता है, बांग्लादेश और त्रिपुरा को जोड़ता है। पाक जल मंडरू किसको जोड़ता है, भारत और पाकिस्तान, वो सॉरी श्रीलंका और भारत को जोड़ता है। फिर आगे भारत और चीन के अंदर मैकमोहन रेखा है, भारत पाकिस्तान के अंदर रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, अगला आता है, दुर्गा शंकर पालीवाल का संबंध है। दुर्गा शंकर जी पालीवाल है जिनको वीर चक्कर मिला था। क्या मिला था, वीर चक्कर मिला था। क्योंकि फौज के अंदर क्या होता है कि 3 प्रकार के चक्कर होते हैं जो युद्ध काल में दिए जाते हैं। पहला होता है परमवीर चक्कर, परमवीर चक्कर होता है। फिर एक होता है महावीर चक्कर होता है। और तीसरे नंबर पे होता है वीर चक्कर। यह दिया जाता है सेना के जवानों को, युद्ध के समय में दिया जाता है, युद्ध के समय के अंदर इनको दिया जाता है।
तो देखिए वीर चक्र इन आदमी को मिला है, ये किससे संबंधित है? 1971 के युद्ध में रेल संचालन, इन्होंने 1971 के युद्ध के अंदर रेल चलाई थी और वो रेल पटड़ी, टूटी हुई पटड़ियों के ऊपर गोला बारूद से भरी हुई रेल चला रहे थे और टूटी हुई पटड़ियों पे भी इन्होंने रेल चलाने का अदम्य साहस दिखाया। उससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने इसको क्या दिया था? वीर चक्र दिया था इनको, ठीक है। तो ये गायकार, खिलाड़ी और लेखक नहीं है, जबकि 1971 के युद्ध में रेल का संचालन किया था, चलाए थे, ड्राइवर थे ये उस टाइम पे, लोको पायलट जिसको बोलते हैं। बुद्ध सर्किट है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार आएगा भी। बुद्ध सर्किट कहां पे है? जयपुर और झालावाड़ के बीच में। जयपुर और झालावाड़ को क्या बोला गया है? बुद्ध सर्किट बोला गया है, ठीक है। राजस्थान इको टूरिज्म जो नीति है वो कब आई थी? तो राजस्थान इको टूरिज्म जुलाई 2021 में आई थी। कब आई थी? जुलाई 2021 के अंदर आई थी। आपका जो डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गोंडवाना पर्यटन सर्किट किन जिलों में बना हुआ है? गोंडवाना पर्यटन, जो गोंडवाना किसको बोला जाता है? लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है। लूनी नदी जो है उसके प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है। प्रवाह जो क्षेत्र है उसको गोंडवाना क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो पाली के अंदर भी बहती है, जालोर में भी बहती है, बाड़मेर में, सिरोही के अंदर। तो आपके जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि G20 की प्रथम शेरपा बैठक, आपको पता है G20 की अभी जो बैठक होगी वो कहां पे होगी? G20 की बैठक जो है वो नई दिल्ली में होगी। कहां पे होगी? नई दिल्ली, देश की राजधानी के अंदर होगी। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो इसकी शेरपा बैठक जो होती है वो कहां पे पहली हुई थी? अपने उदयपुर के अंदर। कहां पे हुई थी? उदयपुर के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड, गाड़िया लोहार के कल्याण के लिए एक बोर्ड बनेगा, बोला गया है। उस बोर्ड के अंदर एक तो अध्यक्ष होगा, एक उसके अंदर उपाध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और मुख्यमंत्री जो होगा वो उनको सारे को मनोनीत करेगा। सभी लोगों को मनोनीत कौन करेंगे? मुख्यमंत्री जी मनोनीत करेंगे। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 32वां व्यास सम्मान की बात कर रहे हैं जो के बिरला फाउंडेशन देता है। ये 1991 से देता आ रहा है। कब से देता आ रहा है? 1991 से देता आ रहा है। तो ये किसको दिया गया है? ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और इनकी पुस्तक का नाम है पागल खाना। पागल खाना, ये एक पेशे से डॉक्टर है। पागल खाना जो है वो इनकी किताब का नाम है। क्या नाम है? पागल खाना। पागल खाना जो है वो इनकी किताब है और ये एक पेशे से डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, उनको दिया गया है, ठीक है। अगला आता है कि नाटो का सदस्य देश यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की है। कौन सा देश है नाटो का जो यूक्रेन को, क्यों रशिया और यूक्रेन वार चला हुआ है तो उसके लिए क्या हो रहा है कि उनको MiG-21 देने की घोषणा की है? तो पोलैंड ने की है। किसने की है? पोलैंड ने घोषणा की है। अगला है कि राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो नए जिले की बात आते हैं तो पहले अपने 33 बने हुए हैं, फिर सीएम साहब ने कहा 19 नए जिले और बन जाएंगे, तो कितने हो गए? 52 जिले। जबकि डॉक्यूमेंट में या न्यूज में क्या चला था उस दिन? 50 जिले चले थे। 50 जिले चले थे। काफी लोगों ने कमेंट भी किए कि हाँ भाई जादूगिरी यहाँ पे भी चल रही है, ठीक है। तो 52 जिले हो जाएंगे अपने, टोटल 52 जिले हो जाएंगे। 7 संभाग अपने पहले से हैं, 3 संभाग और हो जाएंगे जिसमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर का नाम आया है, तो वो अपने 10 संभाग हो जाएंगे। तो ये अपन बाद में मेंस व्यू से पढ़ेंगे कि छोटे जिले बनाने से उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ठीक है। अब आता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला, इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हर लोग तो क्या चाहते हैं कि कार्बन टैक्स लोगों पे लगे नहीं, लेकिन ये आयात करने वाला बना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, हॉट क्वेश्चन है। इसे समुद्र तल के नीचे वो लोग स्टोर करके रखेंगे ताकि वो निकले नहीं और अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर सके। तो ये जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, डेनमार्क जो है जहां पे शांति सबसे ज्यादा होती है, HDI सबसे ऊपर होती है, वो देश ऐसा कर रहे हैं, जिसके अंदर डेनमार्क कर रहा है ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के किस उपन्यास को 2023 हेतु अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हेतु क्या दिया गया? लॉन्ग लिस्टेड किया गया है। उसको किस, मतलब किसके जो था, कौन है? ये पेरुमल मुरुगन है और इनका जो उपन्यास है जिसका नाम है पियरे। क्या नाम है? प्यारी, पियरे, क्यारी और पिलानी। पिलानी अपना क्षेत्र है, बिट्स पिलानी। तो पियरे जो है उसके लिए इनको बुकर पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्टेड किया गया है अभी
2023 के अंदर। कब किया गया है? 2023 के अंदर। अगला आता है बजट 2023-24 के अनुसार अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनेगा? तो अंजीर की बात करते हैं तो पाली, जालोर, सिरोही, कोटा, तो कहां पे बनेगा? सिरोही के अंदर जो है एक्सीलेंस, जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है अंजीर का है, तो वो अंजीर का आपका कहां पे बनेगा? सिरोही के अंदर बनेगा। इस बजट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया, घोषणा की गई है। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसकी है? अच्छा क्वेश्चन है ये। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक जो है वो किसकी है? डॉक्टर शशि थरूर की किताब है, जो अभी लॉन्च हुई है। कभी अभी लॉन्च हुई है, जनवरी 2023 को ही लॉन्च हुई है। ये जनवरी 2023 में लॉन्च हुई है। डॉक्टर शशि थरूर की किताब का क्या नाम है? अंबेडकर ए लाइफ। ठीक है। अगला आता है कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित नहीं है, तो नहीं है, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित नहीं है। व्यक्तिगत आयकर, व्यक्तिगत आयकर की बात करते हैं, भू राजस्व की बात करते हैं, पथ कर की बात करते हैं और उपहार कर की बात करते हैं। तो आपका पथ कर जो है ये राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स है, भू राजस्व है ये राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स है, बाकी उपहार कर और व्यक्तिगत आय जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ऑस्कर अवार्ड 2023 का भारत में किसको मिला, किनको मिला? फिल्म आरआरआर, आरआर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का मिला है। किसका मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए इनको दिया गया है। अगला है द एलिफेंट विस्परियर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। दोनों करेक्ट आंसर आपके सही हो जाएंगे, दोनों जो हैं वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एसबीआई बैंक को, बैंक को नहीं है बैंक है, एसबीआई बैंक का लोगो, लोगो जो है वो किस झील से? एसबीआई बैंक का लोगो इस टाइप से है ना, ऐसे झील बनी हुई है, इस टाइप से निकला हुआ है ना। तो एसबीआई झील का जो लोगो है वो कहां से लिया गया है? तो वो गुजरात की एक कांकरिया झील है उससे लिया गया है। कहां से लिया गया है? गुजरात की कांकरिया झील से लिया गया है। ठीक है। कोलायत झील आपको पता ही है, चिल्का झील पता ही है, इसके अंदर नेवी की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। इंडियन नेवी की बेम्बानी झील जो है इसके अंदर नौकायन प्रतियोगिता होती है, जवाहरलाल नेहरू नौकायन प्रतियोगिता होती है। हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी की बात की गई है। माउंट मेरापी सक्रिय हुई है, ये किस देश के अंदर सक्रिय हुई है? वापस शुरू हुई है ये, तो ये इंडोनेशिया के अंदर हुई है। कहां पे हुई है? इंडोनेशिया का जावा सुमित्रा से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो वहां पे ये आई है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। ठीक है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, पूछा जा सकता है किसी भी टाइप से घुमा के। भारत फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको क्या बोला गया है? फ्रिंजेक्स 2023 बोला गया। फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन जो है वो कहां पे हुआ है? वो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर हुआ है। किसका हुआ है? भारत और फ्रांस का। ठीक है। कहां पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर हुआ है। अगला है जमैका की यात्रा करने वाले पहले भारतीय, करने वाले पहले जमैका की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? जमैका जो है वो आपको पता है कि कैरेबियन सी के अंदर पड़ते हैं। ये जो आपके वेस्ट इंडीज वगैरह जो आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसी के पास में एक जगह है जमैका। तो कौन गए थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, रामनाथ कोविंद। कौन गए थे? रामनाथ कोविंद जो है वो यहाँ की पहली आधिकारिक राष्ट्रपति के तौर पे सफर किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इन सबको तो रट के रखना, 1 मई को हुई थी, 1 मई 2021 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2021 को हुई थी। अगला है संक्रमणकालीन क्षेत्र। ठीक है, जिसको ट्रांजिशनल एरिया बोला जाता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में आता है? तो संक्रमणकालीन क्षेत्र बताया था कि ये जो है ये शहर है, ये ग्राम है, इन दोनों के बीच में शहर बढ़ता जा रहा है, इसको संक्रमणकालीन क्षेत्र बोला जाता है और नगरपालिका बोर्ड बोला जाता है। तो अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के अंदर ये आता है? ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद 243 च के अंदर, 243 क में, 243 ये में, किस में आएगा? अनुच्छेद 243 ये के अंदर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? नगर पालिका जो है उसके अंदर वार्डों की न्यूनतम संख्या की बात करते हैं तो 13 जो है वो न्यूनतम संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है धारा 51, जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसकी धारा 51 के अनुसार नगर पालिकाओं की एक बैठक न्यूनतम कितने समय में होनी चाहिए?
तो एक बैठक जो है वो न्यूनतम कितने समय में होनी चाहिए, तो वो न्यूनतम 2 महीने में होनी चाहिए। कितने में होनी चाहिए, 60 दिन या 2 महीने, 2 महीने की बात करते हैं, 2 महीने में होनी चाहिए। और तो 2 महीने में एक होती है, तो 12 महीने में कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी ना। 12 महीने में 12/2 कितनी हो जाएंगी, 6 बैठकें हो जाती हैं। साल में 6 बैठक जरूरी है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो 60 दिन के अंदर इनकी बैठक होनी जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि 2/3 सदस्य पारित करके अध्यक्ष को बैठक के आहूत, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन हो गया है। वैसे 2 क्वेश्चन एक जगह समाहित हो गए, दोनों के आंसर भी गलत हो गए। धारा 54 के अनुसार वार्ड समिति का गठन में क्या समाहित है, वार्ड समिति के गठन की बात की गई है, तो इसके अंदर 3 लाख से अधिक आबादी शहर हो, तो 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहर होने चाहिए। दूसरा 5 से अधिक सदस्य हो, इसके अंदर 5 से ज्यादा सदस्य होने चाहिए। 25 वर्ष से अधिक आयु हो, तो ये तीनों चीजें, उन सदस्यों की आयु जो है वो 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस धारा के अनुसार नगरपालिका के सदस्य वो सभी लोक सेवक, नगरपालिका के सदस्य को, ठीक है, को सभी लोक सेवक समझे जाएंगे। नगरपालिका के जो सदस्य होते हैं उन सभी को, कर्मचारी वृंद होता है, उनका स्टाफ होता है, तो उनको लोक सेवक समझे जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। तो धारा किसमें समझे जाएंगे, 66 के अंदर, किसमें, धारा 66 के अंदर सभी कर्मचारियों को लोक सेवक समझे जाएंगे। अगला है धारा 87 के अनुसार नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करते समय क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होता। नगर पालिका का जब बजट तैयार करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या नहीं होता, नए पदों के बारे में नहीं रिकॉर्ड होता, क्योंकि पद का भरने का काम राज्य सरकार का होता है, नगर पालिका बजट में नहीं होता। रिक्त पदों के बारे में, रिक्त पद जो है उनका उल्लेख करना भी जरूरी नहीं है। नए वाहन का खर्चा, वाहन खर्चा भी अलग सिस्टम में चला जाएगा। स्थावर संपत्ति है वो भी अलग में चली जाएगी। निजी व्यक्ति या संस्था को जो अनुदान देते हो, आप चैरिटी करते हो, फंडिंग करते हो, वो कोई भी चीज इसके अंदर नहीं जुड़ेगी। तो इसके सारे जो ऑप्शन है वो सारे के सारे करेक्ट हैं। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कौन सा कार्य कराए जाते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है शहरी लोगों के लिए है। राजस्थान पहला राज्य बना है, अच्छी योजना है, एमपी के बाद पहला बना है, ठीक है। तो ये योजना शुरू की गई है। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, जल संरक्षण की बात की गई है, स्वच्छता के कार्य इसके अंदर बांटे गए हैं, और कंजर्वेशन कार्य जो हैं वो भी इसके अंदर बांटे गए हैं, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे, सभी ऑप्शन। अगला है नगर पालिका की आपातकालीन बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है। यदि आपातकालीन बैठक आपको करनी है तो केवल 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले, 48 घंटे पहले आपको सूचना दी जाएगी। 2 दिन बोलो या 48 घंटे बोलो, तो 2 दिन पहले आपको क्या मिल जाती है, इसकी सूचना मिल जाती है। अगला धारा 15 के अनुसार मिथ्या घोषणा पर व्यक्ति पर न्यूनतम कितना दंड राशि अधिरोपित की जाती है। न्यूनतम की बात कर रहे हैं, कम से कम कितना किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 2000 से लेके 5000। अधिकतम पूछ लिया जाए तो 5000, न्यूनतम 2000 किया जाएगा यदि आप गलत सूचना, गलत रिकॉर्ड यदि आप नगर पालिका के सामने पेश करते हो तो। अगला 66 का है कि नगर पालिका क्षेत्र क्या कह रहा है, नगर पालिका क्षेत्र में बने कितनी ऊंचाई के भवन पर विकास प्रभार वसूल करती है। तो नगर पालिका जो होता है उस क्षेत्र के अंदर यदि 14 मीटर से ऊपर कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसकी परमिशन भी आपको राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी अधिकारी से लेना पड़ेगा। इससे ज्यादा ऊंची बनाने की परमिशन नगर पालिका के पास वो अधिकार नहीं है जो आपको परमिशन दे सके, ठीक है, वो राज्य सरकार देगी। अगला है नगर पालिका की स्थापना में सत्य कथन जो है वो छांटने हैं। नगर पालिका की स्थापना में सत्य कथन छांटने हैं। प्रत्येक संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड होगा, तो संक्रमणकालीन क्षेत्र में क्या होगा, नगर पालिका बोर्ड होगा। लघुत्तर जो क्षेत्र होता है उसके अंदर नगर परिषद होगी, और प्रत्येक वृहत्तर क्षेत्र जो होता है उसमें नगर निगम होगी। तो आपके सभी के सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आता है कि परिवार के सदस्य के तौर पर किन को शामिल किया गया है। परिवार, इसमें बोला गया है कि नगर पालिका जो है उसमें परिवार जो है उसमें किसको शामिल किया गया है। हम लोग चलते चलते क्या कर लेते हैं, रोड पे हर किसी कोई परिवार बना लेते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के तौर पे किन किन को शामिल किया गया है इस अधिनियम में। व्यक्ति के जो पति और पत्नी जो होते हैं, व्यथित व्यक्ति जो भी होता है उसके पति और पत्नी आ जाएंगे, उस व्यक्ति के बच्चे आ जाएंगे, उस व्यक्ति के माता पिता आ जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के चाचा चाची दादा दादी जो है वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो 1, 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि किसी उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन दो या दो से अधिक जगह से भरने पर वह अपना नामांकन एक जगह से छोड़कर सभी स्थानों पर से वापस किस समय तक ले सकता है। अपना नामांकन वापस नहीं कौन क्या अगर नाम मोटो ले लियो तो वो नाम मोटो कद लिया करे हैं, वो 3 बजे लिया करे हैं। जो नियत अंतिम तारीख को अपराह्न 2 बजे से पूर्व है, या नियत अंतिम तारीख जो होती है उसके 3 बजे से पहले पहले वो आपको नामांकन वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो सारे के सारे नामांकन आपके रद्द कर दिए जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने और उस तारीख को जिसको निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, यानो आगे दे रखा ध्वनि विस्तारकों, कटआउट जो होते हैं, होर्डिंग्स जो होते हैं, उनके प्रचार करने की जो भी सामग्री होती है पोस्टरों पर बैन करेगा। कौन करेगा बैन? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है। कितना जुर्माना हो सकता है उसके बाद यदि आप बजा रहे हो तो आपके ऊपर 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। कितना होगा? 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि नगरपालिका बोर्ड चुनाव में मत देने की कौन सी रीति को अपनाया गया? कौन सी रीति अपनाया गया? तो आपको पता है मतपत्र की नीति अपनाया गया है। परोक्षी मत नहीं दे सकते। परोक्षी मत क्या होता है? कोई आदमी इराक रह रहा है और वो कह दे यार मेरा भी वोट जो है वो आप गिराना, तो उस टाइप का उसको प्रोक्सी मत बोलते हैं। प्रोक्सी मत जो है वो आप नहीं दे सकते क्योंकि फौजिया के लिए वो सिस्टम चालेड़ो है। तो केवल एक जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किन किन आधारों पर निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिकता नहीं होती? आपको पता है कि नगरपालिका का जो चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत और नगरपालिका, वो किसी भी कोर्ट के अंदर क्या होंगे? वादियों के नहीं होते। हाँ, यदि उसकी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की गई है तो होंगे। वार्डों की परिसीमन की बात होती है, वार्डों का निर्धारण की बात करते हैं, जैसे उत्तर पश्चिमी कोने से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे सर्किल से घुमाते हुए लेके आते हैं। वार्डों के स्थानों में आवंटन कर देंगे। निर्वाचन नामावली तैयार करने में, इन सब में निर्वाचन के संचालन का पर्सन हो, यदि निर्वाचन चलाने का यदि कोई पर्सन हो तो उसके अंदर आप किसी भी न्यायालय के अंदर जा नहीं सकते। यदि आप निर्वाचन नामावली की जो धारा 31 है उसके तहत यदि आप जाओगे, है ना, याचिका, निर्वाचन याचिका के तहत यदि आप जाओगे तो वो संबंधित जिला न्यायालय में आप जा सकते हो। ठीक है। अगला है निर्वाचन याचिका। आ गया ना, निर्वाचन याचिका 31 में है। को निर्वाचन याचिका की तारीख से 1 माह के भीतर 1 माह के भीतर कहां प्रस्तुत की जा सकती है? तो कहां प्रस्तुत की जाती है? जिला न्यायालय में। कौन से में? संबंध जो जिला न्यायालय होता है उसमें, जो उसके पास लगा होता है। जैसे चिड़ावा नगर पालिका का मामला है तो जिला न्यायालय हमारा झुंझुनू लगेगा, तो वहां पे जा सकते हैं। संबंधित जिला न्यायालय के अंदर निर्वाचन याचिका लगेगी। अगला क्वेश्चन है कि समस्त उम्मीदवारों 2/3 का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए। यदि समस्त उम्मीदवारों का या 2/3 जो उम्मीदवार हैं उनका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए तो नगर पालिका का विघटन कौन करेगा? मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, राज्यपाल नहीं करेंगे, राज्य सरकार जो है वो क्या कर देगी? उस नगर पालिका का विघटन कर देगी और आने वाले 6 माह के भीतर इलेक्शन धारा 11 के तहत उनको करवाने पड़ेंगे। आगे सत्य कथन है। सत्य कथन की बात करते हैं। नगर निगम उसके अध्यक्ष को महापौर बोलते हैं, नगर परिषद उसके अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं, और नगर पालिका बोर्ड जो होता है उसके अध्यक्ष को अध्यक्ष बोलते हैं। तो आपके सभी के सभी जो कथन है वो क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है छिंतर का। धारा 157 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक क्षेत्र में एक नगरीय महानगरीय योजना समिति का गठन किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? 10 लाख से अधिक का जो क्षेत्र है जनसंख्या का उसमें किया जाएगा। इसमें क्या बातें होंगी? 2/3 से अधिक एन्यून सदस्य, कि 2/3 से कम 2/3 सदस्य महानगरीय क्षेत्र की नगर पालिकाएं जो होंगी, वहां का जो पंचायत का जो क्षेत्र लगेगा उसके अध्यक्षों द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 सदस्यों की बात करते हैं तो वो नाम निर्दिष्ट होंगे, जिसके अंदर भारत सरकार और राज्य सरकार के क्या होंगे? प्रतिनिधित्व करने वाले आदमी होंगे। तो आपके 1 और 2 सभी सत्य हैं, तो आपका जो है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जिला योजना समिति की बात कर रहे हैं। जिला योजना समिति का गठन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जिला योजना जो समिति है उसका जो है वो भारतीय संविधान के किस में किया गया? घ में किया गया है। 243 ये घ में किया गया है। ये 243 ये जो है ये कहीं कहीं एग्जाम में आपको बार बार टकराएगा। ठीक है। आगे कौन सा असत्य है? असत्य कथन कौन सा है?
तो मास्टर विकास योजना, मास्टर प्लान जब आता है तो आपको पता है कि मास्टर प्लान में सारी बिल्डिंगें जो होती हैं, दीवारें होती हैं रोड के पास वाली, वो क्या कर देते हैं, तोड़ फोड़ दी जाती हैं। वो 20 वर्षों के लिए होता है। फिर निष्पादन योजना की बात करते हैं तो वो 5 वर्ष की अवधि होती है। और एक आती है कि वार्षिक का जो नगर पालिका कार्य योजना जो होती है वो 1 वर्ष की अवधि के लिए होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र में वार्डों की संख्या का निर्धारण कहां से शुरू होता है। तो वार्डों की संख्या का निर्धारण यदि हमने देखा था कि उत्तर पश्चिमी कोने से, उत्तर दक्षिणी नहीं, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी जो कोण है उससे शुरू करते हैं और ऐसे घूमते हुए वापस वहीं पे खत्म कर देते हैं। आप देखते हो पहला और लास्ट वार्ड जो है हमेशा पास में होता है। मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना, मल है या वर्षा जल की जो नालियां हैं वो पृथक पृथक होना संविधान की, ये नगर पालिका अधिनियम की कौन सी धारा में उसका उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है, 204 नंबर की जो धारा है इसके अंदर उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन है, किसी भवन के बाहर नाम या संख्या प्लेट, नाम और नंबर प्लेट लगा के रखते हैं एड्रेस के लिए, उसको कोई आदमी तोड़ देता है या तो खुद उसके ऊपर गलत तरीके से लिख देता है या फिर दूसरा आदमी उसको तोड़ देता है, पता चल जाता है, तो नगर पालिका उसके ऊपर कितना जुर्माना करेगी। तो उसके ऊपर 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना करेगी। इसलिए आप किसी के नाम के साथ छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, आगे आता है कि कर मूलतः किससे उद्धरणीय है, कि कर जो है वो किससे लिया जा सकता है। भवन और भूमि से लिया जाएगा। भवन और भूमि के वास्तविक अधिभोगी जो उसके ऊपर रह रहे हैं, वास्तविक अधिभोगी कौन होगा, चाहे उसके ऊपर किराएदार रह रहा हो, कोई भी रह रहा हो, उससे लिया जाएगा। यदि वास्तविक अधिभोगी वैसे मालिक होता है, आगे संपत्ति पट्टे पर है तो पट्टा करता देगा। यदि किसी आदमी को लीज पे दे रखी है तो वो लीज वाला देगा। यदि संपत्ति उप पट्टे पर है तो उसको वरिष्ठ पट्टा करता देगा। ये मिलान करने भी दे सकते हैं। यदि पट्टे की बात आती है, पट्टा करता उप पट्टे पे है तो वरिष्ठ पट्टा करता, और यदि भवन भूमि वास्तविक कौन होगा, उसका अधिभोगी होगा। तो सभी कथन जो है वो आपके सत्य हो जाएंगे। अगला है धारा 121 के तहत यदि मामला कराधान का हो तो अपील कहां पर होगी। यदि मामला कर से रिलेटिव है तो उसकी अपील कहां पे होगी। नगर निगम के मामले में आयुक्त को अपील करनी पड़ेगी। आपको किसको करनी पड़ेगी, आयुक्त को, नगर निगम आयुक्त को करनी पड़ेगी। नगर परिषद का यदि और नगर पालिका का यदि मामला है तो किसको करना पड़ेगा, आपको क्षेत्रीय उपनिदेशक को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, क्षेत्रीय उपनिदेशक को। ए और दो दोनों इसके अंदर सही हैं। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। धारा 103 के तहत अन्य कर जो अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति के तहत कौन कौन से अन्य कर हैं जो अधिरोपित किए जा सकते हैं। कौन कौन से कर हैं जो राज्य सरकार की शक्ति के तहत अधिरोपित किए जा सकते हैं। 103 का देखना काफी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका के भीतर चलाए गए वाहन, नगर पालिका क्षेत्र है उसके अंदर चलने वाले सभी वाहनों पे कर नगर पालिका लेगी। नगर पालिका भीतर लंगर डालने वाली नौकाएं, अपने तो कहाँ है, रेगिस्तान है, पूरा डेजर्ट, राजस्थान का नाम लेते ही लोग क्या समझते हैं कि रेगिस्तान है। तो नगर पालिका भीतर लंगर डालने वाली नौकाएं जो होंगी उनके ऊपर टैक्स लगाएगी। रोशनी के ऊपर कर लगाएगी। सभाएं जो होंगी उन पे भी कर लगाएगी। तीर्थ यात्रियों पर भी कर लगाएगी। पर्यटनों पर भी कर लगाएगी और अग्निकर। तो आपके जो करेक्ट आंसर हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 और 4 आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85 का आता है कि धारा 107 के तहत कौन से करों से छूट दी गई है। कौन कौन से करों से छूट दी गई है। एक तो केंद्र सरकार की यदि भूमि है तो वहां पे नगर पालिका तो बेचारा बच्चा है ना, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर नगर पालिका आती है। तो केंद्र सरकार की भूमि, उसके भवन होंगे, उसके वाहनों के ऊपर कर नहीं लगेगा। राज्य सरकार की कोई भूमि होगी, भवन होगी या उसके कोई वाहन होंगे, उनके ऊपर भी कर नहीं लगेगा। अगला है नगर पालिका द्वारा मान्यता प्राप्त पूजा स्थल जो होंगे उनके ऊपर भी आपको पता है पूजा स्थल जो है आर्टिकल 27 तो ये भी कहता है कि आपका जो टैक्स है, यदि आप धार्मिक स्थलों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो तो वो आपको टैक्स फ्री रखा जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर, राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर भी कर नहीं ले सकते। तो आपके जो चारों ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किन किन संपत्तियों की कुर्की नहीं की जाएगी। कुर्की का मतलब होता है जब्ती, कि नगर पालिका के अंदर आप टैक्स जमा नहीं करवा रहे तो कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी कुर्की नहीं होगी। ठीक है, कुर्की तो भाई वो दया बन के आते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं और सारा सामान ले जाते हैं, लेकिन क्या क्या चीज नहीं लेके जानी ये ध्यान रखना है। तो पहनने के कपड़े और बिस्तर, वो जो मतलब व्यथित व्यक्ति जो होता है, अधिभोगी जो होता है, उसके पहनने के कपड़े नहीं ले जाओगे आप और उसके बिस्तर नहीं ले जाओगे, कदे ठा ले जाओ, है ना।
खाना बनाने के उसके बर्तन भी नहीं ले जा सकते आप। शिल्पी, यदि आदमी शिल्पी है तो उसके औजार नहीं ले जा सकते आप। यदि शिल्पी है तो उसके औजार नहीं ले जा सकते। और यदि खेती का काम करता है तो खेती के औजार, उसके बीज बीज और क्या पशु आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो आपका 1 2 3 और 4 आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चौथा नंबर का हो जाएगा। अगला आता है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की बात करते हैं। इसके अंदर 50,000 रुपए तक का आपको लोन मिलेगा। इसके अंदर क्या बात की गई है कि व्यक्ति की यदि मंथली आय 15,000 से कम है तो उसको लोन मिलेगा। यदि पारिवारिक आय 50,000 से कम है महीने की तो उसको लोन मिलेगा। कि योजना की ऋण चुकाने की अवधि कितनी है? ऋण चुकाने की अवधि हमने देखा था, मैंने इसको स्पेशल पढ़ाया एक टॉपिक में, तो 14 महीने है। तो आपका 12 से लेके 18 माह जो है इसके अंदर आपको ऋण चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि हृदय योजना 21 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी, है ना। राजस्थान का कौन सा शहर आता है इसमें? देश के 12 शहर लिए गए हैं, उनके कायाकल्प करनी है, तो राजस्थान का अजमेर जो शहर है वो इसके अंदर आता है। चिड़ावा, कोटा ये सब नहीं आते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में बात कर रहे हैं। मिशन को कब शुरू किया गया था? तो मुख्यमंत्री आवास योजना जो शहरी मिशन है उसको कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2015 को। अगला आता है 25 दिसंबर 2016 को। 25 जून 2015 को इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था? 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखिए 90 का। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत लोगों से प्रति वर्ष कितने घंटे स्वच्छता के लिए योगदान देने की उम्मीद की गई है? कि आपको प्रति वर्ष में एक आदमी स्वच्छता के लिए कितने घंटे काम करे? 100 घंटे काम करे। कितने घंटे काम करे? 100 घंटे काम करे। अच्छा क्वेश्चन है, अटकाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोला जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है वो कहां पे खोला जाएगा? चिड़ावा झुंझुनू के अंदर, पलसाना सीकर के अंदर, चाकसू जयपुर के अंदर। चाकसू जो जयपुर है उसके अंदर एक्सलेंस ऑफ सेंटर खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा? जयपुर चाकसू के अंदर। ये बजट में बोला गया है। किसमें बोला गया? बजट 2000 जो आपका 23-24 का आया है इसके अंदर बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बजट 23-24 के अनुसार कहां पर माइनिंग विश्वविद्यालय की बात की गई है? तो माइनिंग विश्वविद्यालय के लिए क्या बोला गया है कि कोटा संभाग में खुलेगा। किसमें खुलेगा? संभाग में, कोटा संभाग में खुलेगा। माइनिंग जो यूनिवर्सिटी है वो खोली जाएगी। अगला है सौर ऊर्जा पर विद्युत कर सौर ऊर्जा पे हमने 60 पैसे प्रति यूनिट दे रहे हैं, उनको कम करके मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने क्या किया है? इसकी घोषणा की है कि उसको 40 पैसे प्रति यूनिट किया जाएगा। 20 पैसे घटा दिया है। तो आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखना। 20 पैसे घटा दिया है, 60 से मतलब सौर ऊर्जा के ऊपर जो कर था बिजली का कर वो कितना कर दिया? 40 पैसे कर दिया। जीएसटी एक्ट की बात करते हैं। मैं रिफंड के लिए निर्धारित समय सीमा, तो रिफंड पहले कितने दिन में होता था? 60 दिन में होता था। अब इसको घटाकर क्या बोले हैं? 3 सप्ताह में होगा। 3 सप्ताह मतलब 7 गुणा 3 बराबर 21 दिन में होगा। आपको जीएसटी का जो नंबर आप डाल रहे हो, कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कोई चीज परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो यदि उसमें आप जीएसटी नंबर लगाते हो अपने, तो आपको 21 दिन के अंदर रिफंड हो जाएंगे, पैसे जो है वो रिफंड हो जाएंगे। अगला है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनों को न्यूनतम पेंशन, हर आदमी की जो पेंशन है वो 1000 रुपए कर दी है। इसमें एकल विधवा नारी का भी है, वृद्धजन की भी है, कर दिए। तथा आगे है हर वर्ष कितनी सवता वर्दी का प्रावधान किया गया है? तो हर वर्ष कितनी इसके अंदर सवताई वर्दी हो जाएगी? तो इसके अंदर 15% की सवता वर्दी, ये भी बजट के अंदर बोला गया है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का स्टार्ट होता है। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाइयां बनी हुई हो, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से पानी भरा हुआ हो, उसको पारिक दुर्ग बोला जाता है। पारिक दुर्ग का उदाहरण राजस्थान में कौन सा है? तो अपना भरतपुर का जो लोहागढ़ है, जिसके चारों तरफ भुज झील बनी हुई है, तो उसके अंदर पानी भरा जाता है। ठीक है, तो लोहागढ़ भरतपुर जो है वो पारिक दुर्ग का उदाहरण है। मेघनीज दुर्ग अजमेर में है। चोमू का दुर्ग जयपुर चोमू में है। माधोराजपुरा का किला अलग हो गया आपका। ठीक है, अगला है कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी के जो तारागढ़ किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? राव राजा अजय सिंह ने करवाया था,
राव राजा बेर सिंह जो है उन्होंने करवाया था। किसने करवाया था? राव राजा बेर सिंह ने करवाया था। आगे क्वेश्चन आता है कि भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो भटनेर दुर्ग का नाम किस पे रखा गया? भूपत के नाम से इसका भटनेर दुर्ग रखा गया है। तो भटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत ने करवाया था। अगला आता है कि किस विद्वान ने गोहिलों की उत्पत्ति क्षत्रिय वंश से मानी है? कि क्षत्रिय वंश से गोहिलों की उत्पत्ति हुई है, किसने मानी है? डी.आर. भंडारकर साहब ने नहीं मानी, गोपीनाथ शर्मा ने नहीं मानी, दशरथ शर्मा ने नहीं मानी, गौरीशंकर ओझा जो हैं, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा जो हैं, उन्होंने उत्पत्ति गोहिलों की किससे मानी है? क्षत्रिय वंश से मानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? तो सर्वाधिक पुरानी जो शाखा है प्रतिहार वंश की, वो कौन सी मानी जाती है? अपनी मंडोर की जो शाखा है, जहां पे क्या हुआ था? रावण की शादी हुई थी। मंडोदरी के फेरे कहां पे हुए थे? मंडोर में हुए थे। ठीक है। यहाँ पे रावण की चौरी भी बनी हुई है, अपने तो रिश्तेदार ही हैं वो भी, है ना। आगे है कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद, महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, 21 जून को लड़ा गया था। के बाद उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? महाराणा प्रताप का जो हाथी था राम प्रसाद, उसका नाम बदलकर अकबर अपने दिल्ली ले गया था और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया था। और बोला जाता है कि ये जो थे वहां पे अकबर के जो उसमें महल के अंदर इन्होंने खाना भी नहीं खाया था इस हाथी ने। तो अकबर ने कहा था कि वहां के लोग तो बहुत दूर की बात है, वहां के जानवर भी वफादार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से स्रोत में हल्दी घाटी के युद्ध में विजय महाराणा प्रताप की विजय हुई है? कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं राजस्थान के अंदर जिनके अंदर लिखा गया है कि विजय जो है वो महाराणा प्रताप की हुई है? तो राज प्रस्तुति की बात करते हैं, उसके अंदर भी लिखा गया है। जगदीश मंदिर प्रस्तुति की बात करते हैं, उसके अंदर भी लिखा गया है। राम विलास के अंदर भी लिखा गया है। ये जो सभी हैं इसके अंदर बोला गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधिपति नगेंद्र सिंह के बारे में बात करते हैं कि बारे में सत्य कथन क्या है? कि इन्हें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज रहे थे, ये रहे थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज रहे थे। दलवीर भंडारी जो है दूसरे जज रहे अपने। तो भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन जो चीफ कमिश्नर है, आयुक्त रहे हैं। महारावल लक्ष्मण सिंह के क्या थे? छोटे भाई थे। तो ये सारी बातें इनके लिए सही हो जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि राव मालदेव के दो महान सेना नायक जिन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1544 में। इसके अंदर बोला गया था, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि वो हारते हारते बचा था। तो उस टाइम पे दो शेरशाह सूरी का मुकाबला किन दो सूरवीरों से हुआ था? जेता और कुंपा से हुआ था। जेता और कुंपा से हुआ था। ठीक है। जेता और कुंपा से उनका सामना हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के शासक राव अनूप सिंह की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? राव जो अनूप सिंह है बीकानेर के शासक, इनको औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? माही मरातीब की दी थी। कौन सी दी थी? माही मरातीब की जो है वो उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन आता है कि 1734 में आहूत हुडा सम्मेलन हुआ था, जुलाई 1734 में हुआ था, कि अध्यक्षता किसने की थी? तो उनकी अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह ने की थी। जगत सिंह ने मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा इन्होंने की थी। ठीक है। किसके खिलाफ की थी? वो सारे जो आपके पिंडारी वगैरह जो आ रहे थे उनके खिलाफ की थी। तो जगत सिंह का ये राजस्थान का सबसे बड़ा राजपुताने का राजाओं का एक सम्मेलन है, जो जुलाई कब हुआ था? 1734 के अंदर हुआ था। ये होडा नामक स्थान पर हुआ था, ध्यान रखना। ये नागौर में पड़ता है, होडा स्थान जो है ये नागौर में पड़ता है। आगे सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रराज ने, वासुदेव ने, अर्णोराज ने, अजयदेव ने। तो राजा वासुदेव जो थे उन्होंने किसका करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैसलमेर राजस्थान की एक मात्र रियासत जहां उत्तराधिकार टैक्स नहीं लिया जाता था, उत्तराधिकार का जो कर है वो नहीं लिया जाता था। आगे क्या दिया है कि सालिम सिंह की हवेली में कितने मंजिलें हैं? देखो किस टाइप का क्वेश्चन है, काफी अच्छा बना है। जैसलमेर राजस्थान की एक मात्र रियासत है जहां पे उत्तराधिकारी टैक्स नहीं लिया जाता था। फिर आगे कहा है कि सालिम सिंह की जो हवेली है वो कितने मंजिल की है? तो इसका मतलब सालिम सिंह की हवेली कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है, और ये 9 मंजिल की है। कितने की है? 9 मंजिल की है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में, प्रताप सिंह थे उस टाइम पे, प्रताप सिंह और विजय सिंह ये जोधपुर के थे, ठीक है। तो ने संयुक्त सेना ने किस मराठा पेशवा को हराया था? तो तुंगा के युद्ध में प्रताप सिंह और विजय सिंह की जो सेना थी वो किन को हराया था? महादजी सिंधिया को हराया था। किस मतलब मराठा पेशवा को हराया था? महादजी सिंधिया को हराया था। आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है, गिंगोली का युद्ध मार्च 1807 में कृष्णा कुमारी से विवाह के लिए लड़ा गया था। कृष्णा कुमारी विवाह ये मेवाड़ के राजा भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? भीम सिंह की। इनका विवाह के लिए न्योता कहां पे गया था? पहले जोधपुर के अंदर गया था। तो वहां के राजा भीम सिंह से इनका विवाह होने वाला था, राजकुमार से, वो उनकी डेथ हो गई, फिर जयपुर इनका रिश्ता लेके आए थे। तो उस टाइम पे विवाह के लिए लड़ा गया, किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो जयपुर के जगत सिंह और मान सिंह राठौड़ के बीच में लड़ा गया था। जगत सिंह और मान सिंह राठौड़ के बीच में लड़ा गया था। जयपुर और जोधपुर रियासतों ने ये युद्ध लड़ा था। कौन सा? गिंगोली का युद्ध। और जयपुर मेवाड़, तो मेवाड़ तो इसके अंदर बचा रहा क्योंकि बाद में भीम सिंह ने क्या किया था? इन कृष्णा कुमारी को जहर देके मार दिया था पिंडारियों के कहने पे। मेवाड़ और जोधपुर, तो मेवाड़ और जोधपुर का भी नहीं हुआ था, बस केवल 1 और 2 जो हैं वो आपके करेक्ट आंसर, 1 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉयल कमीशन 1993 में, अब वो 1893 में आया था, राजस्थान आया किससे संबंधित था? रॉयल कमीशन की बात करते हैं तो रॉयल कमीशन अफीम के लिए आया था। किसके लिए आया था? अफीम के लिए आया था, अफीम की खेती के लिए आया था। तो करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? असंगत मतलब गलत है। कौन सा है? केला देवी का मंदिर कहां पे है? करौली के अंदर है, ठीक है। लंगूरिया गीत गाया जाता है यहाँ पे। करणी माता का देश नोक में यहाँ पे काबा होते हैं, सफेद चोए होते हैं बीकानेर में। जीर्ण माता का ये सीकर के अंदर है। कहां पे है? सीकर के अंदर है। जीर्ण माता का जो है सीकर में एक गोरिया गांव है, गोरिया वहां पे है, सीकर के अंदर है, ठीक है। रानी सती मंदिर ये हमारे झुंझुनू के अंदर है, नारायणी मंदिर इसको बोला जाता है, नारायणी देवी इनका नाम था, ठीक है। आगे बात आती है कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह के बारे में बात कर लेते हैं। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो ये गागरोन के दुर्ग झालावाड़ में है। कहां पे है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, झालावाड़ में। ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ को आरपीसी कभी भूलती नहीं है क्योंकि ये जल दुर्ग है, जल दुर्ग है, ध्यान रखना। इसका एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या मीठे साहब की दरगाह का नाम लेके भी पूछा जा सकता है। अगला है, आखा तीज किस माह में आती है? तो आखा तीज कया के तो आम ही गुनी विचारा गए। जो 3% आबादी है ना, लड़कियां और लड़कों के बीच में, महिला पुरुष का जो लिंगानुपात है उसके बीच में जो लगभग 3.5% की जो आबादी है, 3.5% की राज्य के अंदर आबादी है, उन लोगों का क्या ले आखा तीज आऊंगा बेचारा का? तो उनके तो आखा तीज आवे ही को नहीं। तो आखा तीज एक अबुझ सावा है, राजस्थान का सबसे बड़ा, देश का भी सबसे बड़ा है, हिंदू समाज का सबसे बड़ा है। तो चैत्र माह में आती है, बैसाख में आती है। आखा तीज कब आवा है? बैसाख के अंदर आवा है। और कोई जब बेचारा मलंग रहे बन के कदे आवे को नहीं, आखा तीज उनके कभी नहीं आती। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं भरता? कार्तिक पूर्णिमा की बात करते हैं, कार्तिक की अमावस्या को दीपावली आती है, पूर्णिमा की बात करते हैं। कपिल धारा का मेला जो है, कपिल धारा का मेला 12 के अंदर भरता है, 12 के अंदर कपिल धारा का। चंद्रभागा का झालरा पाटन में भरता है। कपिल मुनि का मेला जो है वो कोलायत बीकानेर में भरता है। और मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर भरता है। बात तो ठीक है, लेकिन ये कब नहीं भरता? कार्तिक पूर्णिमा को नहीं भरता, ये चैत्र पूर्णिमा को भरता है। चैत्र पूर्णिमा जो है उसको भरता है, चैत्र पूर्णिमा जो है उसको मेला भरेगा मेहंदीपुर बालाजी का। जो भूत प्रेत निकट नहीं आवे तो भूत प्रेत के लिए यहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं। आगे है, उद्बोधन सूरी, उद्बोधन सूरी है ये, उद्बोधन सूरी, उद्बोधन, उद्बोधन सूरी, ठीक है। उद्बोधन सूरी की कुले माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख इसके अंदर किया गया है, 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि दुविधा कहानी किसने लिखी? दुविधा जो है, दुविधा कहानी किसने लिखी? तो दुविधा कहानी विजयदान देथा की कहानी है। किनकी कहानी है? दुविधा कहानी जो है वो विजयदान देथा की कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथ जिनका नाम है रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिय, रसिक प्रिय किस शासक के शासन काल में लिखा गया था? किस शासन के शासन जो काल है उसके अंदर लिखा गया था? तो किस शासन के शासन काल में लिखा गया था? महाराणा
रावल तेज सिंह, महाराणा मोकल, जगत सिंह, क्योंकि जगत सिंह जो थे उन्होंने चित्र शैली को मेवाड़ चित्र शैली के पिता जिनको कहा जाता है या उनको आश्रयदाता कहा जाता है, तो जगत सिंह प्रथम को कहा जाएगा। ठीक है, जगत सिंह प्रथम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 119 का कि कुकड़ी की रस्म जिसके तहत विवाह उपरांत युवती को अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, किस जाति की है? तो ये कुकड़ी प्रथा जो है, कुकड़ी रस्म जो है, ये किस जाति की है जिसके अंदर युवती जो है शादी के बाद उसको क्या देना पड़ेगा? चारित्रिक जो उसकी पवित्रता है उसका जो परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ये सांसी समाज की है। किसकी है? सांसी समाज की है। ठीक है, अगला आता है अगला क्वेश्चन 20 का, 120 लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या किया हमने? 140 क्वेश्चन किसके लिए हैं? 120 क्वेश्चन लिए हैं, 120 क्वेश्चन लिए हैं। इन 120 क्वेश्चंस के अंदर क्या किया है? 120 जो क्वेश्चंस लिए हैं इसके अंदर क्या किया है कि इसके अंदर जो आरओईओ का जो पेपर है उसके अंदर क्या क्या है? एक तो हिस्ट्री है राजस्थान की, एक पॉलिटी है, एक ज्योग्राफी है, एक करंट है और एक जो नगर पालिका एक्ट है। वो तीनों चीजें इसके अंदर, 5 चीजें इसके अंदर ली गई हैं। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है कि चिकनी कोथली क्या है? तो चिकनी कोथली जो है वो एक शादी की रस्म है। ठीक है, ठीक है दोस्तों,